प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में भारतेंदु योगीन हिंदी कविता की जो काव्यगत विशेषताएं थे उन पर ही बात करेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला बिंदु है प्रकृति चित्र। भारतेंदु योगीन कविता में प्रकृति का रूप परंपरागत ही है। कहीं तो बंदी बंधाई परिपाटी पर प्रकृति का आलम्बनात्मक रूप प्रस्तुत हुआ है, कहीं अलंकारिक विधान में उसे माध्यम बनाया गया है। ऋतु वर्णन की अपेक्षा ऋतु विशेष में नायक और नायिका की मनोदशा का चित्रण किया गया है। भारतेंदु के सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा वर्णन, चंद्रावली के यमुना वर्णन विशुद्ध अलंकृत दिखाई देते हैं। यही स्थिति प्रेमधन की मयंक महिमा और प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पांजलि की कही जा सकती है। प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य बोध जगत मोहन सिंह की कविताओं में उद्घाटित हुआ है। प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण और प्राकृतिक दृश्यों के स्वाभाविक और प्रभाव उत्पादक चित्रण उनके प्रकृति वर्णन की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला बिंदु रस व्यंजना। रस व्यंजना की दृष्टि से इस युग में श्रृंगार को सर्वाधिक प्रमुखता मिली। प्रताप नारायण मिश्र को छोड़कर प्राय सभी कवि श्रृंगार वर्णन की ओर उन्मुख हुए। इनके श्रृंगार वर्णन पर रीतिकाल के नायक नायिका भेद, नक्षिक वर्णन और षट ऋतु वर्णन का, भक्तिकाल की माधुर्य भाव की भक्ति का और उर्दू कविता की वेदनात्मक व्यंजना का प्रभाव है। भारतेंदु ने प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और प्रेम फुलवारी आदि अपने संग्रहों में भक्ति, श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार दोनों का समावेश किया है। प्रेमधन की युगल मंगल स्तोत्र और वर्षा बिंदु भी इसी प्रकार की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त बेनी द्विज, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त और दिवाकर भट्ट आदि ने भी श्रृंगार मूलक कविता रचे हैं। अगला बिंदु है कलात्मक व्यंजना। समस्या पूर्ति इस युग की अत्यंत लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। काव्य प्रतिभा तथा रचना कौशल परखने के लिए कवि समाजों और गोष्ठियों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। कानपुर के रसिक समाज में पपीहा जब पूछे है पीव कहाँ की, तो इस पर प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रस्तुत की गई समस्या पूर्ति बड़ी मर्मस्पर्शी है। उदाहरण देखिए। बन बैठी है मान की मूर्ति से, मुख खोलत बोले न नाही नहा, तुम ही मनहारी के भारी परे, सखियन के कौन चलाई तहाँ, बरखा है प्रताप जू धीर धरो, अब लो मन को समझाए जहां, यह व्यारी तब बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। क्या सुंदर वर्णन है। अगला बिंदु है ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का प्रयोग। भारतेंदु या उनके जीवन काल में जिन लेखकों ने खड़ी बोली में तुकबंदियां रखी, उन्हें कविता कहना ठीक नहीं जान पड़ता। इस काल में कुछ कवियों ने छंदों के क्षेत्र में भी आधुनिकता लाने का प्रयास किया। प्राचीन छंदों के स्थान पर लोक प्रचलित छंदों का प्रयोग किया। इस काल के लेखकों ने जिस ब्रज भाषा को अपनी काव्यमयी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, वह कोई शताब्दियों से बड़ी सफलतापूर्वक काव्य में व्यवहृत होती आ रही थी। खड़ी बोली गद्य का विकास इस युग की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतेंदु ने न तो राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृतनिष्ठ पद्धति को अपनाया और न ही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उर्दूमयी गद्य शैली को व्यवहृत किया, बल्कि इस दिशा में मध्यम मार्ग का अवलंबन करके अपनी अद्भुत सामंजस्यात्मक प्रवृत्ति का परिचय दिया। भारतेंदु युग में अनेक नवीन गद्य रूपों का विकास हुआ, जिसका माध्यम खड़ी बोली थी। ये नए रूप हैं पत्रकारिता, उपन्यास,
कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध आदि। अगला बिंदु है पत्र पत्रिकाओं का प्रचलन। इस काल में अनेक पत्र पत्रिकाओं का खूब प्रचलन हुआ। भारतेंदु युग का प्रत्येक लेखक किसी न किसी पत्र या पत्रिका का संपादन कर रहा था। भारतेंदु स्वयं 2 पत्रों, कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन करते रहे। भारतेंदु युग के लेखक प्रधानतः प्रचारक, सुधारक और पत्रकार थे। अतः पत्रकारिता द्वारा गद्य निर्माण में गति आई। अगला बिंदु नाटकों का निर्माण। भारतेंदु का हिंदी नाटक साहित्य क्षेत्र एवं रंगमंच पर अवतीर्ण होना एक कह लीजिए अविस्मरणीय या चिरस्मरणीय घटना है। उनके अनेक नाटक हैं, जिनमें से कई मौलिक, कई अनुदित और कई रूपांतरित हैं। भारतेंदु ने काशी में नाटक मंडली की स्थापना की। उनके नाटकों में साहित्यिकता के साथ नाटकीय गुणों का सुंदर समन्वय है। भारतेंदु से प्रेरणा लेकर उनकी पीढ़ी के अनेक लेखकों ने अनेक रंगमंची नाटकों का निर्माण किया। इन नाटकों में देश प्रेम, समाज सुधार तथा धर्म सुधार की भावनाएं अधिक हैं। इनमें उपदेशात्मक तत्व अधिक हैं और कलात्मक तत्व कम पाए जाते हैं। अगला बिंदु है आलोचना शैली का प्रारंभ। इस युग में लेखकों, पुस्तकों और साहित्य के रूपों में विवेचना होने लगी थी। भारतेंदु की नाटक जो रचना है, इसी प्रकार की आलोचना के अंतर्गत आती है। इस युग की आलोचना का स्वरूप अत्यंत साधारण है। इस काल के गद्य लेखकों की शैली में प्रौढ़ता तो नहीं है, परंतु व्यक्तित्व अवश्य है। इस काल में गद्य में अनेक शैलियों का प्रचलन हुआ, परंतु उनमें परिपक्वता की कमी है। अब हम इस पूरे काल का मूल्यांकन करते हैं और समीक्षा करते हैं। अगला बिंदु मूल्यांकन एवं समीक्षा। भारतेंदु से पूर्व संक्रांति काल था। वह सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरण, भाषा समस्या और भाषा निर्माण का युग था। इसलिए उस काल में आधुनिक साहित्य की भावी रूपरेखा का आभास मात्र ही मिला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से ही आधुनिक साहित्य की सभी विधाओं का सूत्रपात हुआ। काव्य रचना के क्षेत्र में भी ब्रज भाषा का मोह छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया जाने लगा। उस समय के अधिकतर साहित्यकार स्वयं पत्रकार भी थे। इसीलिए वे अपने अपने पत्रों के माध्यम से भाषा परिष्कार का कार्य भी कर रहे थे। वे निबंधकार और नाटककार के रूप में लोक मंगल का ध्यान भी रखते थे। इस काल में स्वतंत्र कवि कर्म करने वाले, अर्थात केवल कविता को ही रचने वाले रचनाधर्मी कम थे। प्राय प्रत्येक साहित्यकार सब तरह की रचना कर लेते थे। जरूरत पड़ने पर कविता भी रच लेते थे। इस कारण नाटकों में गीतों का समावेश हुआ और पत्र पत्रिकाओं के द्वारा अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध भी व्यक्त हुआ। इस दृष्टि से प्रताप नारायण मिश्र की यह व्यंग्य कविता देखने योग्य है। उदाहरण देखिए। महंगी और टिकस के मारे सगरी वस्तु अमोली है, कौन भांति त्योहार मने कैसे कहिए होली है। सब धन ढोयो जात बिलायत, रहो दलिद्र छाए। अन्न वस्त्र कहे सब जग तरसे, होरी कहाँ सुहाए। भूखे मरत किसान तहु पर, कर हित उपटन थोरी है। गारी देत दुष्ट चपरासी, तख्ती बिचारी छोरी है। इसी प्रकार बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भारतीय किसान की दुर्दशा का चित्रण किया है और वो कहते हैं, जिनके कारण सब सुख पावें, जिनका बोए सब जन खाएं। हाय हाय उनके बालक नित, भूखों के मारे चिल्लाएं। और इसी पद में वो आगे कहते हैं, आहा विचारे दुख के मारे, निस्दिन पच पच मरे किसान।
जब अन्न उत्पन्न होए तब सब उठवा ले जाए लगान। इन सब उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि भारतेंदु युग में साहित्य साधना का लक्ष्य सामाजिक चेतना का प्रसार करना था। उस युग के साहित्यकारों ने पाश्चात्य संस्कृति और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना आंदोलन छेड़ रखा था। इस कारण उनके काव्यों में रस व्यंजना